हेलो बच्चों, वेलकम टू आरंभ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का पहला चैप्टर जो कि है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। तो चैप्टर को ओवरव्यू करने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि क्या इसका बेसिक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्या बेसिक है। तो पहले बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है? चार्ज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल में अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो वो पार्टिकल क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल में अगर चार्ज रिमूव होते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं कि एक सिंपल कार्बन एटम की बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बन एटम का क्या है? कार्बन एटम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। सिंपल कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक का एटॉमिक मास होता है 12 और दूसरा एटॉमिक मास होता है 14। ठीक है, तो हम सिंपल कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वन कार्बन एटम हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 6। जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये भी 6। तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। और प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन जो होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और दोनों का चार्ज कितना होता है? दोनों का चार्ज बराबर होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, दोनों के दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें क्यूपी मतलब क्या हो गया? चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन की अगर हम लोग बात करें तो चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन जो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम के बराबर होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सिमिलरली अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। इतने चार्ज होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्योंकि चार्ज सेम होते हैं तो किसी पार्टिकल में या किसी एटम में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो वो पार्टिकल कैसा होगा? वो न्यूट्रल पार्टिकल होगा। ठीक है, वो कैसा पार्टिकल होगा? न्यूट्रल पार्टिकल होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि सपोज हम लोग कार्बन की बात करते हैं, एक कार्बन पार्टिकल जिसमें टोटल 6 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन है, तो अगर हम लोग देखें कि नेट चार्ज कितना हो जाएगा आपका? नेट चार्ज की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। नेट चार्ज इज 0 क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो मान लीजिए कि एक हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की गिनती कितनी है? 12 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की गिनती कितनी है? ये भी 12। ठीक है, सिमिलरली बी एक और पार्टिकल है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 14 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये भी 14। ठीक है, दोनों में सेम है। तो ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। ये नेट चार्ज इसका कितना होगा? नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज कितना होगा? 0। इसका भी नेट चार्ज कितना होगा? इसका भी नेट चार्ज कितना होगा? 0। अब मान लीजिए क्या होगा? कुछ देर बाद बी से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चले गया? ए में चले गया। ठीक है, बी से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गया? ए में। तो मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बी से निकल के कहां चले गया? ए में चले गया। 2 इलेक्ट्रॉन बी से निकल करके ए में चले गया। तो अब ए में अगर बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, इस कारण से नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 12। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14। तो क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया
तो नेट अगर चार्ज देखेंगे ए में कितना चार्ज हो गया, ए में 2 माइनस चार्ज हो गया, 2 नेगेटिवली चार्ज हो गया ए। सिमिलरली बी जो है, बी की बात करें तो बी में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे 14। अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 12। क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए तो नेट अगर देखेंगे तो बी में 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, बी में टोटल क्या हो गया 2 पॉजिटिवली चार्ज आ गया। ठीक है, बी में 2 पॉजिटिवली चार्ज आ गया। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल में चार्ज आता है। क्यों आता है चार्ज? इसलिए आता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गिनती अलग अलग हो जाती है। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ जाएंगे वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, वह पार्टिकल आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सेस में आ जाएंगे वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि चार्ज जो होता है वो कभी भी क्रिएट नहीं होता, चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। तो हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर देखें तो चार्ज बेसिकली 2-3 प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी उसकी होती है चार्ज की। पहली एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब चार्ज आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, चार्ज आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। चार्ज खाली क्या होगा, एक पार्टिकल से लेकर के दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसफर होता है। दूसरी चीज क्या है कि चार्ज हमेशा जो है दो ही तरह का चार्ज होगा, एक या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज क्या होता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। और तीसरी बात ये याद रखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए, कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज हमेशा क्या होता है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब हो गया, क्या समझे ये क्वांटाइज्ड का मतलब, चार्ज जो होगा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, Q इट इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। Q जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस n इंटू ई के बराबर होता है। Q इट इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। मतलब यहाँ पर n क्या चीज है, यहाँ पर n हमारा है n इट इज इक्वल टू एनी इंटीजर। n जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर E की बात करें कि ये E क्या चीज है, E को अगर हम लोग समझें कि E क्या चीज होता है, E जो होता है E इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, हमारा E होता है। 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम के बराबर आता है E की वैल्यू। तो किसी में भी जो चार्ज होगा Q, ये किसके बराबर होगा, n इंटू ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, इतना ही हो सकता है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि कैन अ चार्ज ए ऑफ 2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम इज पॉसिबल, किसी भी ऑब्जेक्ट में या पार्टिकल में 2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम के बराबर कभी चार्ज आ सकता है क्या, ये हम लोग समझते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, हमेशा फॉर्मूला लगाएंगे, Q की वैल्यू क्या होती है, n इंटू ई के बराबर होती है। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, Q अपॉन ई के बराबर आएगा। तो Q की वैल्यू हमारी दी हुई है क्वेश्चन में, Q की वैल्यू आपको दी हुई है, Q की वैल्यू आपको दी हुई है, कितना दी हुई है, Q की वैल्यू आपको दी हुई है 2 इंटू 10 का पावर माइनस 19, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 आपको Q की वैल्यू दी हुई है, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 19। और E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू हमारी होती है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ये 10 का पावर माइनस 19 दोनों में कट गया, क्या बचा, ये आपका बचा
2 डिवाइडेड बाई 1.6, मतलब बेसिकली ये 20/16 होगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका आता है 5/4 के बराबर। और ये n जो 5/4 क्या आया, ये एक रैशनल नंबर आया, ये आपका इंटीजर नहीं आया। तो n इज नॉट एन इंटीजर, n इंटीजर नहीं आया, n इज नॉट एन इंटीजर। और क्योंकि n आपका इंटीजर नहीं आया, सो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ये चार्ज आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चार्ज आपका होना पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज के ऊपर यही है, 2-3 चीजें हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, चार्ज के बारे में क्या याद रखेंगे कि चार्ज हमेशा जिस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिस पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। दूसरी चीज क्या है कि चार्ज को आप कभी बना नहीं सकते, ठीक है, वो हमेशा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर ही होता है, आप चार्ज को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। तीसरी चीज ये समझेंगे कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, मतलब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है। चार्ज दो टाइप के ही हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो हम लोग बात कर लिए चार्ज के बारे में। अब क्यों पढ़ रहे हैं चार्ज के बारे में, समझते हैं क्यों पढ़ने की जरूरत है हमें चार्ज के बारे में। क्योंकि एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या इंटरेक्शन होता है वही हमें चैप्टर में पढ़ना है। तो बात करें कि एक चार्ज है मेरे पास, मान लीजिए ये चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा चार्ज है, मान लीजिए दो चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज है एक और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये दो तरह के चार्ज हैं। तो क्या इन दोनों चार्ज को अगर हम लोग नियर लाते हैं या कुछ डिस्टेंस पे भी रखते हैं तो इन दोनों के आपस में कोई इफेक्ट होगा क्या, आपस में ये पास अगर आते हैं तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या इनके बीच में। तो इसका जो इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन किया है कूलम्स ने, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कूलम, वो साइंटिस्ट ने दो लॉ, एक लॉ दिया, ठीक है, वो कूलम लॉ से पहचाना जाता है। कूलम्स लॉ ये बताते हैं कि व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, इट मे बी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और इट मे बी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, और इट कैन बी वन पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है उसी को हम लोग पढ़ते हैं कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ को समझते हैं कि सपोज देयर आर टू चार्जेस, वन चार्ज इज नेम्ड एज Q1, ठीक है, इसको मैं कैपिटल Q1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक चार्ज है जो कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है, ठीक है, और दूसरा चार्ज एक और है उसके नियर अबाउट, ये भी क्या है, Q2 चार्ज है। और ये दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है ये R डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है। फिर से रिपीट करते हैं, एक चार्ज है आपका Q1 चार्ज, कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक चार्ज क्या है, Q1 चार्ज है और दूसरा हमारा क्या है, Q2 चार्ज है। ये दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को हम लोग R कह देते हैं, R डिस्टेंस की दूरी पर है। तो कूलम्स लॉ ये बोलता है कि इफ टू चार्जेस आर कमिंग नियर टू ईच अदर, है ना, दो चार्ज अगर आपस में पास आते हैं तो देयर विल बी सम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ये एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो कैसा फोर्स लगाएगा, कूलम फोर्स इसको बोलते हैं, इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, कूलम फोर्स बोलते हैं। तो देयर विल बी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, देयर विल बी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, दो चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये फोर्स को ही हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दिस फोर्स इज कॉल्ड कूलम फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड कूलम फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम फोर्स बोलते हैं।
ठीक है, तो ये कूलम फोर्स क्या बोलता है, कूलम्स लॉ ये कहता है कि दिस कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। ये कूलम फोर्स जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, चार्ज 1 और चार्ज 2 के प्रोडक्ट या उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाते जाएंगे आपका फोर्स की वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। अगर आपने एक चार्ज को डबल कर दिया तो आपका फोर्स भी डबल हो गया। अगर आपने दोनों चार्ज को डबल कर दिया तो फिर से फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कूलम लॉ ये कहता है कि देयर विल बी अ कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में क्या होगा, एक कूलम फोर्स होगा। ये कूलम फोर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस के बराबर होगा। एंड दिस कूलम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दिस कूलम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम देते हैं, कहीं पर आपको सुनने को मिलेगा, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ठीक है, इस वाले लॉ को क्या बोला जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे देन हमको ये मिलेगा कि कूलम फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो कूलम फोर्स होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये K की वैल्यू जब हम लोग देखें कि ये K की वैल्यू क्या होता है भाई, प्रैक्टिकली जब उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किए तो ये देखे कि K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली क्या आता है। तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू हमने 1 कूलम ले लिया। ठीक है, देखते हैं कि 1 कूलम, दोनों चार्ज आपकी क्या है, 1 कूलम चार्ज है, और जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमने क्या ले लिया, 1 मीटर ले लिया। तो जब ये ले लिया तो हमने ये पाया कि कूलम फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 9 इंटू 10 का पावर 9 के बराबर आ रही है। 9 इंटू 10 के पावर 9 के बराबर आपका कूलम फोर्स आ रहा है। मतलब क्या समझ में आया कि इस इक्वेशन में अगर आप देखें कि आप कूलम फोर्स की वैल्यू को 9 इंटू 10 का पावर 9 पुट कर लेते हैं, कूलम फोर्स को आपने 9 इंटू 10 का पावर 9 पुट कर दिया और Q1 Q2 और R की वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो आप देखेंगे हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाएगा, 9 इंटू 10 का पावर 9, 9 इंटू 10 का पावर 9 इट इज इक्वल टू K इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, K की वैल्यू मिल गई 9 इंटू 10 का पावर 9 के बराबर आपकी K की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, K की वैल्यू आ गई। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि ये जो कांस्टेंट है ये कितना आता है, ये आपका आता है 9 इंटू 10 का पावर 9। तो अब ये देखा गया कि भाई ये जो हमारा K आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है, तो K को एक दूसरे टर्म से हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। K क्या होता है, K की वैल्यू आती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। K की वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है ना। अब ये समझते हैं कि भाई अब नया टर्म आपने ले आया सर, कैसे नया टर्म आ गया, नया चीज क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी शब्द का क्या मतलब होता है, देखिए 12th क्लास में आप दो ऐसे शब्द को बार बार देखेंगे, खास तौर पे एक शब्द आपको देखने को मिलेगा परमिटिविटी जो स्टैटिक चार्ज के लिए एप्लीकेबल होती है, और दूसरा जो एक टर्म आप देखेंगे परमिएबिलिटी जो मूविंग चार्ज के लिए एप्लीकेबल होती है। तो ये इसका मतलब क्या है, दो शब्द की हम लोग बात करेंगे, एक शब्द है आपकी परमिटिविटी और दूसरा शब्द है आपका परमिएबिलिटी।
एक वर्ड है आपका परमिटिविटी और दूसरा वर्ड है आपका परमिएबिलिटी। दोनों में क्या अंतर है या दोनों क्या चीज है? ये दोनों ही वर्ड, एक वर्ड है जो वर्ड है आपका इंग्लिश का वर्ड परमिशन, जो वर्ड है आपका परमिशन, उससे बना हुआ है। अब दोनों का मतलब समझिए। परमिटिविटी का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी आसानी से चार्ज स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। वो हाउ इजिली एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर चार्ज इन इटसेल्फ, अपने अंदर कितना ज्यादा इजिली वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, उस टर्म को क्या कहा जाता है? परमिटिविटी कहा जाता है। उस टर्म को क्या कहा जाता है? परमिटिविटी कहा जाता है। और दूसरा जो टर्म होता है जिसको परमिएबिलिटी बोलते हैं, जो हम लोग क्लास चैप्टर 4 में देखेंगे, क्लास 12 चैप्टर 4 में, वो शब्द क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कितना इजिली पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या मटेरियल अपने अंदर मैग्नेटिज्म को अलाउ करता है, अपने अंदर मैग्नेटिज्म को अलाउ करता है, वो क्या है? परमिएबिलिटी है, ठीक है। तो दोनों वर्ड का मतलब समझिए कि परमिटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना इजिली अपने अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है, और दूसरा वर्ड है आपका परमिएबिलिटी, जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना इजिली अपने अंदर मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मूवमेंट को अलाउ करता है। ये हमारा दो अलग अलग शब्द है। तो जो के हम लोगों ने निकाला था वो बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। बेसिकली जो के होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब दोनों ओवरऑल देख लें कि हम लोग का कूलम लॉ इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि जो है कूलम लॉ फोर्स, कूलम फोर्स इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया? अभी तक हम लोगों ने ये बात किया कि ये जो फोर्स है, फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया, लेकिन फोर्स एक्चुअली में क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो दिस डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसा होगा फोर्स का, उसको भी जानना जरूरी है। तो ये याद रखिए कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए ये देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, इनके बीच में एक ऐसा स्केल लगा देना है, इसमें क्या होगा? रिपल्शन, यहां पर भी क्या होगा? रिपल्शन, ठीक है। ऐसा आपको बना देना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। उसी तरह से अगर एक नेगेटिव चार्ज है आपका, एक क्या है? नेगेटिव चार्ज, और दूसरा एक और क्या है? नेगेटिव चार्ज, एक और नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक और नेगेटिव चार्ज है। तो दो नेगेटिव चार्ज के बीच में भी क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो क्या क्लियर हुआ एक चीज कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो तो इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एक और पॉजिटिव, तीसरा हम लोग ये भी देख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रहे, दोनों क्या रहे? आपके पॉजिटिव चार्ज रहे, तो क्या होगा? तो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो ये तीन डायग्राम से आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि लाइक चार्जेस अगर एक जैसे एक समान टाइप के चार्ज होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ठीक है। और अगर अपोजिटली चार्ज होंगे, अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें एक क्लियर हो गया कि लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस तो होगा रिपल्शन, और अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस अगर होंगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा,
ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग एक देखते हैं कि क्या कोई ऐसा फोर्स होता है जो कूलम फोर्स जैसा होता है या उसके जैसा बिहेवियर दिखाता है। तो एक फोर्स हमने क्लास 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल चैप्टर में कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो भी इसी के जैसा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वेशन को देख करके हम लोग समझते हैं कि क्या होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन हमारा क्या बन रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है। दोनों को कंपेयर करें, कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को साथ में लिखते हैं तो कूलम फोर्स हमारा होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो बोथ फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों जो फोर्स होते हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों फोर्स ही क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब कूलम फोर्स बोल दें या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दें, ये दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ये फोर्सेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, एक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो मास के बीच में फोर्स लगेगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में मास है तो उनके बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और जो कूलम फोर्स होता है, दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में कूलम फोर्स लगेगा। अगर अनचार्ज ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, लेकिन अगर चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में दोनों फोर्स लगेगा। क्योंकि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूं जिसमें एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एक और दूसरा ऑब्जेक्ट ले लूं जिसमें नेगेटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज का भी कुछ मास होना चाहिए, m1 मान लेते हैं, और ये नेगेटिव क्यू चार्ज का भी कुछ मास होना चाहिए, m2 मान लेते हैं। तो कूलम फोर्स जो होगा, कूलम फोर्स हो जाएगा k इंटू Q1 क्यू स्क्वायर। देखिए दोनों चार्ज क्या है, आपका Q है, तो क्या बन जाएगा, कूलम फोर्स आपका बन जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर, सॉरी, ये आपका हो जाएगा कूलम फोर्स, कूलम फोर्स इट इज इक्वल टू k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और मान लेते हैं दोनों मास आपका सेम है। ठीक है, दोनों मास भी हम लोग सेम ले लेते हैं, दोनों चार्ज को सेम लिए हैं तो दोनों मास को भी सेम ले लेता हूं। एक मास m है, दूसरा भी मास m है। ठीक है, एक मास m है, दूसरा मास भी m है, दोनों मास को अगर सेम ले लेते हैं तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज g इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, g इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब केस लेते हैं कि क्या, देखिए दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में मास है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसी तरह से दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है जो कुछ ना कुछ पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है उनके बीच में क्या लगेगा, कूलम फोर्स लगेगा। इनको कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। अब जैसे एक हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं कि सपोज हम लोग अर्थ पे टिके हुए हैं, ये समझ लीजिए अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, आपका अर्थ है, हम लोग अर्थ पे टिके हुए हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर कहीं पर हो, ठीक है, कहीं पर आप यहाँ पर हैं, इस तरह से यहाँ पर आप अर्थ पे हैं। ठीक है, अर्थ का मास है me और आपका मास है mo। अर्थ के मास को माना जाता है कि पूरा अर्थ का जो मास है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है, तो ये अर्थ का रेडियस हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, g इंटू कैपिटल मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। इसीलिए हम लोग कभी भी अर्थ के फील्ड को पार नहीं कर पाते, क्योंकि अर्थ हमें अट्रैक्ट करके रखा है, अपने फील्ड में अट्रैक्ट करके रखा है।
तो इसलिए हम लोग उड़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग अगर चाहेंगे भी ना तो उड़ नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकेंगे तो अर्थ उसको वापस क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है रॉकेट वगैरह में, ये सब चीजों में आपको बहुत ज्यादा, रॉकेट में कितना ज्यादा फ्यूल लगता है उसको ग्रेविटेशनल पुल को पार करने में। ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि ये आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना आएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज हैव अट्रैक्टिव नेचर। ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। लेकिन अब देखें कि भाई कूलम फोर्स क्या लग रहा है। सपोज मैं मान लेता हूं कि अर्थ में कुछ चार्ज है, ठीक है, एक हम लोग हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं कि अर्थ में कुछ चार्ज है। वैसे चार्ज तो होते हैं, लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं कि अर्थ में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है। मान लेते हैं कि चार्ज ऑन अर्थ इज QE। अर्थ में कितना चार्ज है, QE चार्ज है। और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर में, जो ऊपर में ऑब्जेक्ट है उसका भी कुछ चार्ज है, ये इसका चार्ज है QO। ऑब्जेक्ट का चार्ज क्या है, QO। और ये मान लीजिए सपोज अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इट विल बी हैविंग सेम चार्जेस। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकल केस बता रहा हूँ कि कैसे कोई भी व्यक्ति उड़ना सीख सकता है। अगर ये दो फोर्स को आप कंट्रोल करना सीख लिए तो आप उड़ना सीख सकते हो। कैसे देखते हैं, एक हाइपोथेटिकल केस लिए कि QE जो पूरा रिसाइड कर रहा है उसके सेंटर में, QO जो ऑब्जेक्ट का चार्ज है, और उनके बीच में डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर में। तो कूलम फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये आएगा आपका K इंटू QE इंटू QO डिवाइडेड बाई R²। ये मेरा क्या आ जाएगा, कूलम फोर्स के बराबर आ जाएगा। अब क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं तो ये कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो आप लोग रिसर्च करके पता करिए। एक हाइपोथेटिकल केस आपको बता रहा हूँ कि सपोज एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक कूलम फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कूलम फोर्स क्या कर रहा है, सिमिलर चार्ज है तो कूलम फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। और सपोज हमने ये दोनों फोर्स को कंट्रोल करना सीख लिया, देन वी कैन बी एबल टू फ्लाई। हम उड़ना सीख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फोर्स को आपने कंट्रोल कर लिया तो हम उड़ना सीख सकते हैं। क्योंकि उड़ने का मतलब क्या है कि आप किसी सरफेस से रिपल भी हो जाए और अट्रैक्ट भी हो जाए, दोनों चीजें हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, उड़ना सीख सकते हो। तो बाय कंट्रोलिंग दिस वी आर एबल टू फ्लाई। हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को उड़ना सिखा सकते हैं, हम उड़ना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल केस हो गया। ठीक है, अब हम लोग दोनों में एक और हम लोग देखते हैं कि अगर कंपेयर करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और जो कूलम फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है। दूसरी चीज देखें कि दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा होता है। तो आप लोगों ने सबले अपने जिंदगी में जितना अनुभव किया, आप लोग हमेशा रोज के रोज ग्रेविटेशनल फोर्स को अनुभव कर रहे हैं, इसलिए सभी ये मान के चलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, हाई पावर का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कूलम फोर्स उतना नहीं होता, नहीं तो हम लोग अपने रोज की लाइफ में कूलम फोर्स को भी हम लोग आराम से देख लेते हैं। लेकिन एक्चुअली कूलम फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अगर आप अपने बाल में ऐसा स्केल को रब करते हैं और नीचे पड़े हुए कागज के पास उसको लेके जाते हैं, तो वो कागज जो होगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वो स्केल के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता, ये थोड़ा सा आप इमेजिन करिए कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता तो किसी भी परिस्थिति में ये कागज आपके स्केल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कूलम फोर्स ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। इस कारण से जो कागज है, जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हो गए या पेंसिल के छिलके हो गए, वो आराम से स्केल के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि कूलम फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम लोग प्रॉपर देखें कि मास के हिसाब से आप चार्ज भी रखेंगे तो कूलम फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है। तीसरा चीज क्या है कि कूलम फोर्स जो होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मैं मान लीजिए कि अर्थ से कुछ हाइट पे ऊपर चले गया और बीच में आपने कोई मीडियम ले आया, अभी फिलहाल मीडियम में क्या है, एयर है, बीच में आपने कुछ और मीडियम ले आया, सपोज उनके बीच में आपने पूरा ऑयल रख दिया, ठीक है, तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो कूलम फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। कूलम फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। अब कैसे करता है वो भी हम लोग देख लें कि किस तरह से भाई मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखने को मिला कि कूलम फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं वैक्यूम में रखता हूं तो कूलम फोर्स इन वैक्यूम ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वैक्यूम में अगर देखें तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और कूलम फोर्स इन अनदर मीडियम, एक दूसरा मीडियम हम लोग ले लेते हैं, तो इसमें मीडियम में कूलम फोर्स की वैल्यू आती है 1/4πε0, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन लगेगा, मतलब देखेंगे कि थोड़ा सा मीडियम आने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, मीडियम आने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और विदाउट मीडियम या वैक्यूम में रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इनको जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि क्या है कूलम फोर्स इन वैक्यूम अपॉन कूलम फोर्स इन मीडियम, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सारी चीजें कट जाएंगी, ठीक है, 1/4π भी कट जाएगा, तो कूलम फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई कूलम फोर्स इन मीडियम, ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कूलम फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कूलम फोर्स इन मीडियम। ठीक है, इनके बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग एक टर्म ले लेते हैं कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एक टर्म लिया जाता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन मतलब हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। समझिएगा, एप्सिलॉन मतलब क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इनको लेकर के दोनों का रेशियो को हम लोग एक टर्म देते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज डिनोटेड एज एप्सिलॉन आर। यहां पर एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसका मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव शब्द जहां आपको मिलता है मतलब किसी ना किसी दूसरे टर्म से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे टर्म से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी वाले कॉन्सेप्ट है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कूलम लॉ तक कंप्लीट किया। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लोग इसके आगे का देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फील्ड से रिलेटेड अलग अलग तरह के चार्ज क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पॉइंट चार्ज की बात की, उसके अलावा कोई भी चार्ज की बात नहीं की। तो पॉइंट चार्ज के अलावा दूसरे कितने तरह के चार्ज होते हैं, कितने तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और कौन कौन से लॉ होते हैं, गॉस लॉ होते हैं, गॉस लॉ का मीनिंग क्या होता है। आपको यही चीज एक कल समझ में आएगा कि एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, जीरो। तो कल की क्लास में आपको यह बताऊंगा कि कैसे जब बिजली गिरती है
और अगर आप कार के अंदर बैठे हुए रहेंगे तो आप 100% सेफ है। किसी भी कंडीशन पे जो भी व्यक्ति कार अंदर बैठा हुआ है, किसी मेटल बॉडी के अंदर बैठा हुआ है और उसके ऊपर बिजली भी गिर जाएगी तो उसको कुछ नहीं होगा। वो सब चीजें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। और आप लोग धीरे धीरे करके पढ़ते चलिए, नई नई चीजों को समझते चलिए। आगे की क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।